बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 10th की केमिस्ट्री सीरीज के चैप्टर नंबर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 या एटमॉस्फेयर का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ये टॉपिक जो है वो स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर के नाम से दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है इसको आप सिंपल ट्रोपोस्फियर या स्ट्रेटोस्फियर कहें या आप इसको केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर कहें, एक ही बात है। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास ट्रोपोस्फियर या केमिस्ट्री ऑफ द ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर हमने लेक्चर 1 में ये बात डिस्कस की थी कि जो एटमॉस्फेयर है इसको हमने 4 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जो सबसे लोएस्ट लेयर है जो सरफेस ऑफ द अर्थ से स्टार्ट होकर 12 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक जाती है, यानी जमीन की सतह से लेके 12 किलोमीटर की बुलंदी तक आती है, इसे हम ट्रोपोस्फियर का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, ये वो लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है जिसमें हम रहते हैं और यहाँ पर तमाम की तमाम एटमॉस्फेरिक गैसेज मौजूद हैं। एटमॉस्फेरिक गैसेस का मतलब है यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, आर्गन, नियॉन, ये जितनी भी गैसेस है ये सारी की सारी मौजूद हैं। और और जो ट्रोपोस्फियर है यहाँ पर जो 99% ऑफ द गैसेस है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बना रही हैं। इस लेयर में जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी जैसे जैसे आप सरफेस ऑफ द अर्थ से बुलंदी की तरफ जाते हैं, एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, तो आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेस है, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस है वो कम होती जाती है। यानी शुरू में 1 किलोमीटर पे गैसेस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, फिर 2 पे उससे कम, 3 पे उससे कम। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं तो आपके पास जो गैसेस की कंसंट्रेशन है वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होता है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होता है। और हर 1 किलोमीटर बुलंदी के बाद टेम्परेचर 6 डिग्री फॉल कर जाता है। तमाम की तमाम वेदर चेंजेस यहाँ पर आती हैं। वेदर चेंजेस हैं वो ट्रोपोस्फियर में आती हैं। इसी लेयर में एयर की मूवमेंट होती है जिससे वेदर पैटर्न्स बनते हैं और उस वेदर में चेंजेस आती है। तमाम के तमाम एयरक्राफ्ट यहाँ पर फ्लाई करते हैं। क्लाउड्स की फॉर्मेशन इस रीजन में होती है या इस लेयर में होती है। तो ट्रोपोस्फियर हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये वो लेयर है जहाँ पर तमाम की तमाम जिंदगी मौजूद है। इसके बाद की जो लेयर्स है वहाँ पर जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ नहीं है या वो लाइफ को उस तरह से सपोर्ट नहीं करती है। दूसरे नंबर पर जी स्ट्रेटोस्फियर। केमिस्ट्री ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर की अगर हम बात करें तो ये वो लेयर है जो 12 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और 80 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक जाती है। यानी सरफेस ऑफ द अर्थ, जमीन की सतह से 12 किलोमीटर की बुलंदी से शुरू होकर 50 किलोमीटर की बुलंदी पर यह लेयर खत्म होती है। ये लेयर जो है बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल इसलिए है कि इसमें हमारे पास ओजोन की लेयर पाई जाती है और वो ओजोन की लेयर हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। अब स्टूडेंट्स, इसकी केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक डायग्राम ली हुई है जो अगली स्लाइड में है। तो हम इसको एक दफा जरा गो थ्रू हो जाते हैं थ्योरी में से और फिर हम उसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करते हैं। हमने जो स्ट्रेटोस्फियर है इसको 3 रीजन्स में, 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम लोअर स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, एक को हम मिड स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं और एक को हम अपर स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। जो अपर स्ट्रेटोस्फियर है वहां पर जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है क्योंकि सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही होती है, जिन्हें हम यूवी रेडिएशन कहते हैं, वो आ रही होती है। तो उनकी वजह से जो अपर स्ट्रेटोस्फियर है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वहां पर जो ओजोन है इसका ब्रेक डाउन होता है। ये ब्रेक होकर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है। जो मिड ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर है यहाँ वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है, या जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है उनकी वो कम होती हैं और वहां पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होता। तो इस लेयर के अंदर आपके पास मॉलिक्यूलर और एटॉमिक ऑक्सीजन मिलकर दोबारा से ओजोन बनाते हैं और ओजोन की जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो 25 से 30 किलोमीटर ये मिड ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर में अपीयर हो रही होती है, जिसको हम ओजोन लेयर का नाम देते हैं। अब जो आपके पास लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर है, ये जो लोअर पार्ट या लोअर रीजन ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर है, वहां पर जो यूवी इंडेक्स है या वहां पर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है वो बहुत कम आती हैं। इसलिए यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होता, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कूल रहता है, ये ठंडा एरिया है, तो यहाँ पर किसी किस्म की ओजोन की फॉर्मेशन नहीं होती। तो इन सारी बातों को एक डायग्राम से डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें जी, ये हमारे पास है, यहाँ तक आपके पास ये ट्रोपोस्फियर है, ठीक है जी, ये 12 किलोमीटर का रीजन है। अब अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तो ये आपके पास है लोअर स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है जी, और ये आपके पास आ गया मिड ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर और उसके बाद ये ऊपर आपके पास है अपर स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है जी, और उसके बाद ये ऊपर फिर बाकी लेयर्स आ जाएंगी। अब यहाँ से सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं जो हार्मफुल होती हैं वो यहाँ पर ओजोन लेयर इन्हें ब्लॉक करती है, इन्हें ज़मीन तक पहुँचने से रोकती है, इनका बहुत बड़ा हिस्सा वो रोक लेती है। अब जब ये लेयर यहाँ से टकरा के वापस जाती है तो इस रीजन में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो ओजोन है O3 ये ब्रेक होके
O2 और O में कन्वर्ट हो। अब ये जो एरिया है जहां जिसे हम मिड ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की बहुत कम अमाउंट आती है, इसलिए यहाँ पर आपके पास दोबारा से O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन मिलकर दोबारा से ओजोन बनाएंगे और ये ओजोन इधर आके अकोमुलेट होती जाएगी। तो ओजोन की लेयर कंसिस्टेंट रहती है और हमारी जमीन को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। ये जो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर है, यहाँ पर अब यूवी रेडिएशंस बहुत कम आती हैं और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई नहीं होता, तो टेम्परेचर जो है वो कम होने की वजह से यहाँ पर किसी किस्म की कोई फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन नहीं होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।